हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित सर और आपका इस जूम इंस्टीट्यूट के चैनल में आपका स्वागत है। आज हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के टॉपिक में आपसे बातें करने वाले हैं अबाउट न्यूक्लियोफिलिसिटी वर्सेस बेसिसिटी के बारे में। मैंने आपसे पहले भी प्रॉमिस किया है और फिर से मैं उस प्रॉमिस को रिपीट कर रहा हूं। अगर आप मेरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सारी क्लासेस में लगातार बने रहेंगे तो मेरा प्रॉमिस है कि आपके नीट एग्जामिनेशंस, आईआईटी एग्जामिनेशंस के लगभग सारे क्वेश्चंस, अबाउट 90% क्वेश्चंस आपको हमारे लेक्चर से मिल जाएंगे। तो आइए चलिए शुरू करते हैं न्यूक्लियोफिलिसिटी वर्सेस बेसिसिटी के इस टॉपिक को। हमारे सामने एक टर्मोलॉजी गिवन की गई है। टॉपिक है न्यूक्लियोफिलिसिटी वर्सेस बेसिसिटी। क्या मतलब है न्यूक्लियोफिलिसिटी का और क्या मतलब है बेसिसिटी का, मैं आपको यह समझाने वाला हूं। न्यूक्लियोफिलिसिटी प्रॉपर्टी है न्यूक्लियोफाइल की और बेसिसिटी प्रॉपर्टी है किसी बेस के लिए। मैंने आपको बताया था कि जो हमारे न्यूक्लियोफाइल्स होते हैं दे आर बिहेव एज लुईस बेसिस। वो लुईस बेस की तरह भी बिहेव करते हैं। तो जो लुईस बेसिस हैं उन्हें आप न्यूक्लियोफाइल्स बोलते हो और जो न्यूक्लियोफाइल्स होते हैं उन्हें आप लुईस बेसिस बोलते हो। यानी दोनों हैं एक ही तरीके के पैटर्न्स, लेकिन डिफरेंस है दोनों की प्रॉपर्टी में। न्यूक्लियोफाइल्स की प्रॉपर्टी को न्यूक्लियोफिलिसिटी और बेस की प्रॉपर्टी को बेसिसिटी बोला जाता है। तो किसी न्यूक्लियोफाइल की न्यूक्लियोफिलिसिटी का मीनिंग क्या है? न्यूक्लियोफिलिसिटी का मीनिंग होता है न्यूक्लियोफाइल की, अगर मैं आपसे प्रॉपर्टी में बात कर रहा हूं कौन सी न्यूक्लियोफिलिसिटी, इसका मतलब है मैं आपसे बात कर रहा हूं उसकी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर पे, कि वो कितना बेटर इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। और बेसिक लुईस बेस की जो प्रॉपर्टी आपसे डिस्कस की जाएगी दैट इज कॉल्ड बेसिसिटी, और ये प्रॉपर्टी डिपेंड करती है उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के ऊपर। सो न्यूक्लियोफिलिसिटी डिपेंड्स अपॉन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर एंड द लुईस बेसिक बिहेवियर डिपेंड्स अपॉन द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो सबसे पहले मैं आपको क्लियर करूंगा न्यूक्लियोफिलिसिटी के बारे में, फिर उसे बेसिसिटी के साथ और दोनों को फिर कंपेयर करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं न्यूक्लियोफिलिसिटी को क्लियर करने की बात। न्यूक्लियोफिलिसिटी इज जस्ट अ प्रॉपर्टी ऑफ अ न्यूक्लियोफाइल। ये किस पर क्या बताता है? ये बताता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर। किसी सिस्टम की जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर होती है, वो पावर अगर मैं आपसे बात करूं तो वो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। मतलब अगर कोई सिस्टम ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है तो उसकी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। इसका एक पर्टिकुलर रिलेशन आपको मिल सकता है। वो क्या? अगर आप पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जाते हो, लेफ्ट टू राइट, जैसे मैं आपसे बात करूं, मेरे पास कार्बन का एक कंपाउंड हुआ CH3, नाइट्रोजन का NH2, ऑक्सीजन का OH, फ्लोरीन का F-। मुझे इलेक्ट्रोनिगेटिविटी नहीं मालूम, या मालूम है मुझे उससे कोई मतलब नहीं, मुझे मतलब है सिर्फ एक पर्टिकुलर ट्रेंड को समझने की। अगर आप लेफ्ट टू राइट जाते हो तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी पे इफेक्ट क्या आता है? तो आपको मालूम होना चाहिए कि लेफ्ट टू राइट जाने पे इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की वैल्यू इंक्रीज करती है। और अगर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इंक्रीज कर रही है, इसका मतलब, इसका सिंपल सा मतलब है कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर कम होती जा रही होगी, और जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर कम होगी न्यूक्लियोफिलिसिटी भी कम होती जा रही होगी। रिजल्ट मैं आपसे बोलूं तो आप बताओगे लेफ्ट टू राइट जाने पर न्यूक्लियोफिलिसिटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो लेफ्ट टू राइट जाने पर न्यूक्लियोफिलिसिटी इंक्रीज होगी। तो डाउन द ग्रुप का ट्रेंड क्या होगा? आइए डाउन द ग्रुप का ट्रेंड समझते हैं। डाउन द ग्रुप के ट्रेंड की अकॉर्डिंग बात करोगे तो फिर वही बात आएगी। वो क्या? इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होगी? आप कहोगे डाउन द ग्रुप जा रहे हो, एटम का साइज बढ़ रहा है, दैट सिंपल मीन इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम हो रही होगी। और इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम होने का मतलब फिर से बात होती है कि न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या हो रही होगी? इंक्रीज हो रही होगी। क्या कोई एग्जाम्पल भी लेके समझ सकते हैं? हाँ जी, हम कई एग्जाम्पल ले सकते हैं। एग्जाम्पल में मान लीजिए हमने ले लिया ऑक्सीजन फैमिली का एक मेंबर, ऑक्सीजन, SH, SCH, ऑक्सीजन सल्फर सिल्यूरियम टेल्यूरियम। मुझसे पूछा बताओ इनमें न्यूक्लियोफाइल ऑर्डर क्या होगा, या मैंने आपको दे दिया F-, Cl-, Br-, I-।
मैंने कहा मुझे इसका न्यूक्लियोफिलिक ऑर्डर बताओ, तो आप इस पर्टिकुलर न्यूक्लियोफिलिक ऑर्डर पे क्या डिस्कस करोगे? आप इस न्यूक्लियोफिलिक ऑर्डर पर अगर डिस्कस करते हो तो हमें क्या ट्रेंड मिलने वाला है? तो इस पॉइंट पर अगर आप बात करोगे तो डाउन द ग्रुप जाने पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो रही है? डाउन द ग्रुप जाने पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो रही होगी, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर ज्यादा, मतलब न्यूक्लियोफिलिसिटी भी ज्यादा। मतलब डाउन द ग्रुप जाने पर आप क्या बताओगे? व्हेन आई मूविंग डाउन द ग्रुप, व्हेन आई मूविंग डाउन द ग्रुप न्यूक्लियोफिलिसिटी पे क्या इफेक्ट हो रहा होगा? तो वो न्यूक्लियोफिलिसिटी जो हो रही होगी वो दोनों केसेस में बढ़ रही होगी। मतलब कौन बेटर न्यूक्लियोफाइल होगा इनमें? तो आप कहोगे इनमें बेटर न्यूक्लियोफाइल खोजना है तो टिक कर दो, इनमें बेटर न्यूक्लियोफाइल खोजना है तो टिक कर दो। तो पहली कंडीशन न्यूक्लियोफिलिसिटी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के इस रिलेशन को फॉलो करेगी। आइए दूसरी कंडीशन देखते हैं न्यूक्लियोफिलिसिटी को समझने की। न्यूक्लियोफिलिसिटी में अगर आपके पास सिस्टम के पास निगेटिव चार्ज है और एक सिस्टम न्यूट्रल है, समझने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि एक एग्जांपल ले लें। मैंने कहा मेरे पास OH माइनस है और H2O है, या मैंने कहा मेरे पास SH माइनस है H2S है। बताओ इन दोनों में क्या ट्रेंड ऑर्डर रखोगे? तो आप सिंपल सी बात बोलोगे कि OH निगेटिव और वाटर में बेटर न्यूक्लियोफाइल निगेटिव चार्ज स्पीसीज को देंगे, वैसे ही SH और H2S में आप इस ट्रेंड को दोगे। तो न्यूक्लियोफिलिसिटी का दूसरा बिहेवियर हमारे पास यहां मेंशन किया गया है। बिहेवियर क्या है? बिहेवियर है कि अगर मैं आपसे बात करता हूं तो आप क्या बताओगे कि क्या पैटर्न होना चाहिए। आइए तीसरे ट्रेंड को समझने की कोशिश करते हैं। तीसरा ट्रेंड जो हमारे पास है वो क्या बताता है? वो आपको ये बताता है कि जो सिस्टम आपको दिया गया है, मतलब कौन सा सिस्टम? न्यूक्लियोफाइल का। उस न्यूक्लियोफाइल के सिस्टम में अगर हमारे पास साइज का रिलेशन देखा जाए तो साइज के बढ़ने पर, इंक्रीज होने पर सिस्टम की न्यूक्लियोफिलिसिटी जो होती है वो डिक्रीज कर जाती है। न्यूक्लियोफिलिसिटी का डिक्रीज होना साइज के साथ क्या रिलेशन करता है? आइए समझते हैं। मैंने कहा मेरे पास CH3O माइनस है, मेरे पास CH2O माइनस है, मेरे पास CH3HO माइनस है और मेरे पास फोर्थ ग्रुप ये लगा हुआ है। ये चारों ही क्या हैं? न्यूक्लियोफाइल्स हैं। मैंने कहा बताओ इसका न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर क्या होगा, कौन ज्यादा कौन कम? तो एक बिहेवियर देखोगे तो आपको दिखेगा कि यार ये सब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स हैं। याद रखिएगा एल्काइल ग्रुप्स हमेशा इलेक्ट्रॉन देता है, तो CH3 इलेक्ट्रॉन देगा इस ऑक्सीजन को। तो यहां पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी सबसे ज्यादा होगी, लेकिन न्यूक्लियोफिलिसिटी डेंसिटी नहीं, उसकी डोनेटिंग बिहेवियर पे डिपेंड करती है। इस पर्टिकुलर पॉइंट को समझने के लिए कि मैं आपको क्या बताना चाहता हूं, हमें आगे क्लियर करने पड़ेगी कुछ बातों को। लेकिन अगर मैं आपसे ट्रेंड की बात करूं तो मैंने जो बताया वो पहले याद रखते हैं। साइज ज्यादा होने पे क्या होगा? न्यूक्लियोफिलिसिटी डिक्रीज कर जाएगी। यानी इन चारों में बेटर न्यूक्लियोफाइल कौन होगा? तो आप टिक करोगे इसे, क्योंकि इसका साइज, इस मॉलिक्यूल का साइज और इसमें जो ग्रुप लगे हैं उनका साइज लगातार बढ़ता जा रहा होगा। तो न्यूक्लियोफिलिसिटी डिपेंड किस पे करेगी? द पॉइंट नंबर 1 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर, जो कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अफेक्टिंग होगी, दूसरा नेगेटिव चार्ज न्यूट्रल स्पीसीज और तीसरा साइज पैटर्न। इस बिहेवियर को समझने के लिए मैंने आपको एक एग्जांपल रख दिया है कि आप समझ सकें कि मैं आपको बता क्या रहा हूं। देखो बेटे, आपसे मैंने बताया कि न्यूक्लियोफाइल्स की प्रॉपर्टी है कि वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, लेकिन किसे डोनेट करते हैं? तो मैंने बताया था लास्ट क्लास में कि इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर्स को डोनेट करते हैं। इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर्स जहां इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसीज होती हैं। क्लोरीन जिस कार्बन से लगा होगा वो उस कार्बन से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करता है, क्योंकि क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो ऐसी कंडीशन में ये वाला कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। वैसे ही सेम वही कंपाउंड वापस लिखा हुआ है। अब न्यूक्लियोफाइल की प्रॉपर्टी क्या है कि न्यूक्लियोफाइल को इस कार्बन पर आके अटैक करना होगा जिससे वो Cl को हटा सके। तो यहां पर किस तरीके से इसका अटैक होगा? मैंने आपसे इस सेम रिएक्शन का नेम रिएक्शन पूछा था, वहां सोडियम लगा हुआ था, मे भी आपको याद होगा, और बहुत सारे बच्चों ने आंसर दिए हैं मुझे। रिएक्शन का नाम विलियमसन सिंथेसिस था। तो जिन्होंने आंसर दिए हैं वेरी गुड, और इसी तरीके से अपने आंसर देते रहिए कि आप भी हमारे साथ जुड़े रहें।
हमारे पास जो रिएक्शन गिवन किया गया है उसमें ये न्यूक्लियोफाइल क्या करने वाला था, ये न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन तक पहुंचना चाहता था, तभी तो वो Cl को हटा पाएगा वहां से। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम है कि इसके पास दो ग्रुप लगे हुए हैं और इसके पास एक साइज है। इसके पास भी दो ग्रुप लगे हुए हैं लेकिन इसके पास एक बहुत बड़ा साइज है। आप खुद सोच के देखो, क्या ये इसका पहुंचना इस तक आसान होगा या इस वाले सिस्टम का पहुंचना यहां आसान होगा? तो बहुत सिंपल सी बात आपको दिख रही होगी कि ये आराम से पहुंच पाएगा लेकिन ये आराम से नहीं पहुंच पाएगा। इसके पास इलेक्ट्रॉन्स हैं, ज्यादा हैं, लेकिन क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन ज्यादा होने से न्यूक्लियोफिलिसिटी इफेक्ट नहीं होती। न्यूक्लियोफिलिसिटी इफेक्ट होती है उसकी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग प्रॉपर्टी से, और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग प्रॉपर्टी इस मॉलिक्यूल के पास इसलिए ज़्यादा है क्योंकि वो यहाँ जल्दी अप्रोच कर पाएगा, लेकिन ये मॉलिक्यूल यहाँ जल्दी अप्रोच नहीं कर पाएगा। तो न्यूक्लियोफिलिसिटी का तीसरा फैक्टर आपने जान लिया। मैंने आपको तीनों फैक्टर्स बता दिए, एक बार रिपीट कर दूं। न्यूक्लियोफिलिटी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर पे डिपेंड करती है। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर डिपेंड किस पे करता है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के ऊपर डिपेंड करता है। इसके अलावा वो डिपेंड करता है निगेटिव चार्ज और न्यूट्रल स्पीसीज में निगेटिव चार्ज के अकॉर्डिंग। और तीसरी प्रॉपर्टी आपने देखी कि जो ग्रुप बल्कियर होते हैं उनकी न्यूक्लियोफिलिसिटी कम हो जाती है। तो जितना बड़ा ग्रुप उतना कम न्यूक्लियोफिलिक बिहेवियर शो करता हुआ दिख रहा होगा। न्यूक्लियोफिलिसिटी तो हो गई, अब आते हैं दूसरी हेडिंग, बेसिसिटी को समझने के अकॉर्डिंग। देखिए बेटे, बेसिसिटी को समझने के लिए हमारे पास एक बेसिक कॉन्सेप्ट है। आइए पहले इस बेसिक कॉन्सेप्ट को समझ लें। आपने बेसिक कॉन्सेप्ट को पहले भी समझा था, एक कॉन्सेप्ट देखा था एनर्जी वर्सेस स्टेबिलिटी का। मैं यहाँ पे मेंशन कर दूं कि आपको कुछ पहली बातें भी याद रहा करें। तो एनर्जी और स्टेबिलिटी में कैसा रिलेशन था, इनवर्स का रिलेशन था। अगर कोई सिस्टम कैसा होगा, ज़्यादा एनर्जी वाला तो कम स्टेबल होगा। अब मैं आपसे बात कर रहा हूँ एक दूसरे बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में। दूसरा बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है? दूसरा बेसिक कॉन्सेप्ट है कि कोई बेसिक बिहेवियर कैसे डिस्कस होता है। किसी बेसिक बिहेवियर को डिस्कस करने के लिए एक बहुत नॉर्मल कॉन्सेप्ट है, इसे आपको याद रखना पड़ेगा क्योंकि यही अप्लाई होगा आपकी लगभग 30-40% जगह ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट्स में। कॉन्सेप्ट क्या है? अगर आपको कोई एसिड दिया जाए और हम उस एसिड में से एक H+ निकाल दें तो बनने वाली स्पीसीज कॉन्जुगेट बेस कहलाती है। दैट इज द बेसिक कॉन्सेप्ट कि अगर किसी एसिड से आप H को निकाल दो तो बनने वाली स्पीसीज कॉन्जुगेट बेस कहलाती है, और यदि किसी बेस में आप उसमें H+ जोड़ दो तो बनने वाली स्पीसीज कॉन्जुगेट एसिड कहलाती है। यह बात 11th अगर आप कर चुके होंगे तो आपको याद होती है, क्योंकि हम आयनिक इक्विलिब्रियम में कॉन्जुगेट एसिड कॉन्जुगेट बेसिस डिस्कस करते हैं। अब आइए एक एग्जांपल लेके समझ लें। मैंने कहा मेरे पास एसिटिक एसिड है, इसका कॉन्जुगेट बेस कैसे बनाओगे? तो इस हाइड्रोजन को हमने यहां से रिमूव कर दिया। जब आपने इसमें से हाइड्रोजन को रिमूव किया तो H+ चला गया। ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज आएगा? माइनस चार्ज आएगा। ये क्या है? ये कॉन्जुगेट बेस है। किसका? इस पर्टिकुलर एसिड का। वैसे एक अमोनिया एग्जांपल में ले लिया, हमने अमोनिया ले लिया, इसमें आपने क्या किया? H+ जोड़ दिया। इसमें से क्या किया? H निकाला था, इसमें ऐड किया, क्या हो गया? NH4 पॉजिटिव। ये क्या है? ये अमोनिया से बनने वाली स्पीसीज है, यानी बेस से बनने वाली स्पीसीज। तो आप इसे क्या कहोगे? कॉन्जुगेट एसिड का नाम दोगे। तो बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है? बेसिक कॉन्सेप्ट है स्ट्रॉन्गर द एसिड वीकर इट्स कॉन्जुगेट बेस। अगर कोई एसिड स्ट्रांग होगा तो उसका बेस कैसा होगा? वीक होगा। यहां पे वीक का क्या मतलब है? यहां पे वीक का मतलब ये मत सोचो कि वीक होने का मतलब है कि बेटा कमजोर है बहुत। वीक का यहां मतलब है कि वो बेस की तरह कम बिहेव शो करना चाहता है, और बेस की तरह कम बिहेव शो करने का मतलब है कि वो स्टेबल फॉर्म में है। कोई स्ट्रांग है इसका मतलब, कोई स्ट्रांग है इसका मतलब उसकी एनर्जी बहुत ज्यादा है, वो अनस्टेबल है। तो स्ट्रांग का मतलब अनस्टेबल से होता है और वीक का मतलब स्टेबल से होता है। अगर कोई लड़ाई नहीं कर रहा है इसका मतलब ये नहीं कि उसके पास लड़ने की पावर नहीं है।
यहां पर वीक का मतलब, यहां पे जो वीक का मतलब होगा वो ये है कि वो स्टेबल है, वो नहीं चाहता किसी से लड़ाई करना। तो वीक का मतलब क्या है? वीक का मतलब याद रखिएगा, स्टेबल को बताने के लिए यूज किया जाता है। मतलब आप ये भी बोल सकते हो स्ट्रॉन्गर द एसिड स्टेबल इट्स कॉन्जुगेट बेस। अब बात होती है कि कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी का क्या कॉन्सेप्ट होता है। तो बेस के लिए कुछ बातें जान लीजिए। मैंने अभी आपको बताया कि बेस का जो बेसिक बिहेवियर है, जो बेसिसिटी होती है बेस की, वो बेसिसिटी डिपेंड करती है इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी पर। जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी उतनी ज्यादा बेसिसिटी, और कहने का मतलब वो उतना ही ज्यादा क्या होगा? स्ट्रॉन्ग बेस होगा। तो ये एक पावर है बेसिक बिहेवियर को समझने का, कि कोई स्ट्रॉन्ग एसिड है तो उसका बेस कैसा होगा? वीक होगा। वीक मतलब स्टेबल होगा, मतलब उसके पास इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम होनी चाहिए। तो यहां पर अगर मैं इस बेसिक कॉन्सेप्ट को समझूं तो स्ट्रॉन्गर द एसिड वीकर इट्स कॉन्जुगेट बेस, या बेस के लिए क्या बोलोगे? स्ट्रॉन्गर द बेस वीकर इट्स कॉन्जुगेट एसिड। क्लियर है बातें? तो अगर आपके पास कोई एसिड है, कैसा एसिड है? स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो उसका कॉन्जुगेट बेस कैसा होता है? वीक होता है। वीक होने का मतलब स्टेबल होता है। ये दूसरा कॉन्सेप्ट जो आपको समझना होगा। और अगर आप यहां पे स्ट्रॉन्ग बेस लिखोगे तो यहां जो कॉन्जुगेट एसिड बनेगा वो भी वीक बताया जाएगा। तो यहां से हमें क्या बेसिक पॉइंट मिलेगा, आइए पहले इसे समझ के देखते हैं। अगर मैं आपसे बात करूं कि मैंने आपको क्या बताया, तो मैंने आपको एक पर्टिकुलर हेडिंग बता के दी, एक पर्टिकुलर बेसिक कॉन्सेप्ट जो ये था। अब इसे समझने के अकॉर्डिंग वर्क कर रहा हूं मैं आपसे कि अगर मैं लेफ्ट टू राइट जाऊं या डाउन द ग्रुप जाऊं तो क्या होता है। लेफ्ट टू राइट जाने पे जो हमारे प्रोटिक एसिड्स होते हैं, वो एसिड्स जो अपने H देते हैं, उनके साथ क्या होता है, और डाउन द ग्रुप जाने पर क्या होता है उनके साथ। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, किसी भी प्रोटिक एसिड में लेफ्ट टू राइट जाने पर उनकी जो एसिटिक स्ट्रेंथ होती है वो डिपेंड करती है बॉन्ड की पोलैरिटी के ऊपर। कौन सा बॉन्ड ज्यादा पोलर है और कौन सा बॉन्ड कम पोलर है। लेकिन डाउन द ग्रुप जाने पर उनकी जो एसिटिक स्ट्रेंथ होती है, ठीक है, तो आपको बहुत सारे और भी स्ट्रेंथ ऑर्डर्स मिल जाएंगे यहां से। तो जो उनकी एसिटिक स्ट्रेंथ होती है वो उनकी बॉन्ड लेंथ पर डिपेंड करती है। अब इससे क्या, अगर बॉन्ड पोलैरिटी ज्यादा है, इसका मतलब बॉन्ड पोलैरिटी ज्यादा है, इसका मतलब एसिटिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। बॉन्ड बहुत पोलर है, बहुत जल्दी टूट जाएगा। पोलर मतलब एक एटम ने दूसरे एटम से बहुत सारे इलेक्ट्रॉन खींच लिए, तो उनके में एक पे ज्यादा निगेटिव, एक पे ज्यादा पॉजिटिव, ऐसा बॉन्ड पोलर बॉन्ड होता है और वो बॉन्ड जल्दी टूट जाएगा। जैसे एग्जांपल देख लें, CH4, अमोनिया, H2O और HF। मुझसे पूछा बताओ इन चारों में सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा होगा। आप कहोगे कार्बन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम होती है, नाइट्रोजन की उससे ज्यादा, हाइड्रोजन की उससे ज्यादा, फ्लोरीन की उससे ज्यादा। तो जब आप कार्बन से, नाइट्रोजन से, ऑक्सीजन से और किस पे पहुंचते हो, फ्लोरीन पे पहुंचते हो, तो लगातार फ्लोरीन की लगातार इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बढ़ रही है। मतलब फ्लोरीन मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव हो गया, तो वो अगर ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स खींचेगा तो क्या होगा, बॉन्ड बहुत जल्दी टूट जाएगा। मतलब आप एसिटिक ऑर्डर को इस तरीके से डिस्कस करोगे। अगर ये एसिटिक ऑर्डर है, इधर जाने पे एसिटिक कैरेक्टर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो इनके बेसिस क्या होंगे, बेस क्या बनाओगे, CH3 माइनस, NH2 माइनस, OH माइनस, F माइनस। अब क्या कहोगे, तो ये बेस हमारे पास बना दिए गए ना। अगर मैं पूछूं बताओ इन बेसेस में सबसे स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा है, तब क्या करोगे। तो प्रॉब्लम हमारे सामने है कि अब हम इनका आंसर कैसे करें। तो आपको मालूम चल गया ना, ये एसिड कैसा है, सबसे वीक। ये एसिड क्या है, इनमें सबसे स्ट्रॉन्ग। और अगर एसिड स्ट्रॉन्ग होता है तो कॉन्जुगेट बेस क्या होता है, वीक होता है। मतलब इन चारों में ये सबसे वीक बेस, तो ये सबसे स्ट्रॉन्ग बेस। तो ये किसका ऑर्डर मिल गया आपको, बेसिसिटी का ऑर्डर मिल गया। क्या ऑर्डर मिल गया, तो आपको ये ऑर्डर मिला कि इनमें ये सबसे स्ट्रॉन्ग बेस होना चाहिए। तो पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जाने पर
एसिटिक कैरेक्टर बढ़ता है इन प्रोटिक एसिड्स। डाउन द ग्रुप का ट्रेंड ऑर्डर क्या चलता होगा? तो डाउन द ग्रुप का ट्रेंड ऑर्डर अगर आप डिस्कस करने जाओगे तो हमने एक और एग्जांपल ले लिया, हमने ले लिया HF, HCl, HBr और HI। मैंने पूछा बताओ कौन सबसे ज्यादा एसिटिक होगा। जब हम 11 की क्लासेस में इस टॉपिक पर बातें करते हैं ना कि बताओ इनमें सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होगा, तो सबसे ज्यादा आंसर जो बच्चे देते हैं वो देते हैं HCl। क्यों? क्योंकि पूरे साल बचपन से 9 से 8 से 7 में 6 में हर बारी एक ही एसिड उनके सामने आता है, HCl, 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 एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, और उन्हें लगता है कि यार यही स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, लेकिन उनके सामने ये एसिड्स तो और नहीं होते ना। तो HCl इन चारों में सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं होता है। तो बात होती है कि इन चारों में सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा होगा। तो इन चारों में जो सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड होगा वो डिपेंड करेगा इस ट्रेंड पर। अगर बॉन्ड की लेंथ बढ़ेगी, बॉन्ड छोटा है, बॉन्ड बढ़ गया, बॉन्ड बढ़ गया, बॉन्ड बढ़ गया, बॉन्ड बढ़ गया, तो कौन सा बॉन्ड तोड़ना आसान होगा? जितना ज्यादा दूर होगा उतना कम अट्रैक्शन होगा, तो आप उस बॉन्ड को आराम से तोड़ दोगे। मतलब बॉन्ड लेंथ के बढ़ने के साथ साथ होता क्या है, तो हम बताएं तो आप कहोगे कि बॉन्ड लेंथ अगर बढ़ रही है तो सिस्टम की बॉन्ड एनर्जी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो बॉन्ड एनर्जी जो सिस्टम की होगी वो कम हो जाएगी, और उसके कारण क्या होगा? जो एसिटिक नेचर है वो बढ़ रहा होगा। तो इन चारों में सबसे बड़ी बॉन्ड लेंथ HI की है, तो ये सबसे ज्यादा एसिटिक होगा, तो इनमें एसिटिक ऑर्डर आपको ये मिलेगा। और यदि ये एसिटिक ऑर्डर है तो मैं पूछूं बताइए क्या होगा इनके बेसिस का ऑर्डर? तब क्या बोलोगे? तब आप बोलोगे ये सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड है तो इसका बेस स्ट्रॉन्ग एसिड, बेस वीक, तो ये वीक तो ये स्ट्रॉन्ग, तो ये किसका ऑर्डर हो गया? ये ऑर्डर हो गया इनकी बेसिसिटी का। क्लियर? तो बेसिसिटी जो होती है पीरियोडिक टेबल में वो इस बिहेवियर को शो करती है। अब अगर मैं आपसे बात करता अबाउट न्यूक्लियोफिलिसिटी के बारे में और बेसिसिटी के बारे में, तो आपके पास कुछ ट्रेंड ऑर्डर्स मेंशन किए गए हैं और हम अब इन ट्रेंड्स को एक दूसरे से कंपेयर करते हैं। न्यूक्लियोफिलिसिटी वर्सेस बेसिसिटी के डिफरेंस पे बातें हो रही हैं। डिफरेंस कुछ समझ आ जाना चाहिए। अगर हम पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जाते हैं, यहां पर भी और यहां पर भी, तो अभी आपने क्या देखा? CH3 माइनस, NH2 माइनस, OH माइनस, F माइनस, इसका भी यही ऑर्डर ले लेता हूं, CH3 माइनस, NH2 माइनस, OH माइनस और F माइनस। अगर मैं आपसे पूछूं बताओ इन चारों में सबसे बेटर न्यूक्लियोफाइल कौन होगा? आपने कहा न्यूक्लियोफिलिसिटी जानता हूं मैं, वो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के इन्वर्सली होती है, और इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का ट्रेंड ऑर्डर क्या था? तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का ट्रेंड ऑर्डर जो था वो लेफ्ट राइट बढ़ रहा था, मतलब न्यूक्लियोफिलिसिटी कम हो रही होगी, तो CH3 सबसे बेटर न्यूक्लियोफाइल, हमने टिक कर दिया। मैंने कहा बेसिसिटी का ऑर्डर बता के दो मुझे फिर। तो बेसिसिटी में मैंने कहा कि जो एसिड स्ट्रांग होगा उसका बेस वीक था। इन चारों में सबसे स्ट्रांग बेस इसका पेरेंट HF था, और सबसे स्ट्रांग एसिड अगर HF था इन चारों में तो इसका बेस सबसे वीक होगा, तो ये सबसे स्ट्रांग बेस के रूप में मिलेगा आपको। CH3 माइनस इज अ ट्रेमेंडस बेस, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बहुत स्ट्रांग बेसिस में आते हैं। अब मैंने कहा कि डाउन द ग्रुप का ट्रेंड सोच के बताओ कि डाउन द ग्रुप का ट्रेंड क्या होगा। तो हम कहेंगे कि डाउन द ग्रुप के ट्रेंड में न्यूक्लियोफिलिसिटी मतलब फिर से इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, और डाउन द ग्रुप जाने पे इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या हो रही होगी? वो डिक्रीज हो रही होगी, तो न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ती हुई मिल रही होगी। हमने एग्जांपल में F माइनस, Cl माइनस, Br माइनस और I माइनस लिया, आपने कहा ये ऑर्डर होगा न्यूक्लियोफाइल का। हमने कहा इनके भी डाउन द ग्रुप को सोच के बताओ फिर, इनमें डाउन द ग्रुप जाने पर क्या होगा? इनमें अगर आप डाउन द ग्रुप जाओगे F माइनस, Cl माइनस, Br माइनस और I माइनस, तो आप कहोगे बेसिसिटी तो डिपेंड करती है इनके पेरेंट एसिड के ऊपर। पेरेंट एसिड सबसे स्ट्रॉन्ग किसका है? HI का, और अगर HI सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड है तो इसका बेस सबसे वीक होगा, तो ये सबसे स्ट्रॉन्ग होगा। यानी एक बार तो ट्रेंड पैरेलल चल रहा था, एक बार एंटी पैरेलल, मतलब हम ये नहीं बोल सकते कि न्यूक्लियोफिलिसिटी एंड बेसिसिटी बोथ आर पैरेलल और बोथ आर एंटी पैरेलल। समटाइम्स दे आर पैरेलल, समटाइम्स दे आर एंटी पैरेलल। लेफ्ट राइट में आप देखोगे पैरेलल दिख रहा है, लेकिन डाउन द ग्रुप जाने पर एंटी पैरेलल हो गया। इसके बाद एक और ट्रेंड पे बात करते हैं हम लोग।
मैंने आपको ये क्वेश्चन दिया, मैंने पूछा बताओ इन दोनों में बेटर न्यूक्लियोफाइल कौन होगा। सेम मैंने आपसे पूछा बताओ इन दोनों में सबसे बेटर बेस कौन सा होगा। अब क्या करें? तो अब आप नॉर्मल सी बात कर सकते हो कि इन दोनों में कौन बेटर होगा। तो न्यूक्लियोफिलिसिटी डोनेटिंग पावर पे डिपेंड करती है, लेकिन बल्कि ग्रुप के बढ़ने से डोनेटिंग पावर कम हो जाती है, वो पहुंच ही नहीं पाता जहां पहुंचना है। उसका मतलब अगर मैं आपसे बात करूं तो इन दोनों में बेटर कौन होगा, तो इन दोनों में बेटर न्यूक्लियोफाइल मेरा ये होगा, स्मॉल साइज। लेकिन बेसिक नेचर इलेक्ट्रॉन क्लाउड पर डिपेंड करता है। मैंने बताया एल्काइल ग्रुप्स कैसे ग्रुप्स होते हैं, डोनेटिंग। अभी इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ेंगे तो मैं फिर से बताऊंगा इस बात को। तो जिन्हें नहीं मालूम इतनी बात तो सोच सकते हो, याद कर सकते हो ना, एल्काइल ग्रुप्स इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं ये। अगर डोनेट करेंगे तो यहां पे क्या होगा, नेगेटिव चार्ज बढ़ जाएगा, इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाएंगे। इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाएंगे मतलब ये बेटर बेस होना चाहिए। ये तो बात हो गई एक बेसिक फॉर्म की। कुछ बातें मैं ऐसी जोड़ रहा हूं जो हमें आगे ही समझ आएंगी, लेकिन अगर आपने ये क्लासेस की होंगी और जब मैं आगे वो बातें बताऊंगा तो आप सोच सकोगे, आप मैच कर पाओगे दोनों को। किसी केमिकल रिएक्शन में मान लो F निगेटिव मैंने ऐड किया है तो वो बेस की तरह भी काम कर सकता है और न्यूक्लियोफाइल की तरह भी। जैसे OH माइनस न्यूक्लियोफाइल भी बन सकता है और OH माइनस बेस भी बन सकता है। अगर दोनों की तरह बिहेव हो सकता है तो दोनों में डिफरेंस क्या है? तो जो न्यूक्लियोफिलिसिटी होती है ना, ये कंट्रोल होती है काइनेटिक्स से, केमिकल काइनेटिक्स एक ब्रांच से। लेकिन जो बेसिसिटी होती है ये कंट्रोल होती है थर्मोडायनेमिक्स से। मतलब क्या होता है, बहुत ज्यादा डिटेल नहीं कर रहा, जब हम बातें करेंगे ना एलिमिनेशन रिएक्शन और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पर, तो ये बातें वहां मैं आपको ग्राफ के थ्रू भी समझाऊंगा। अभी समझिए सिर्फ, थर्मोडायनेमिक्स का मतलब है हाई टेम्परेचर पे बेसिसिटी ज्यादा हो जाती है। हाई टेम्परेचर पे बेसिसिटी क्या होती है, बढ़ जाती है किसी मॉलिक्यूल के बारे में। मतलब वो ज्यादा कैसे काम करता है, बेस की तरह काम करता है। और यहां कौन ज्यादा काम करता है, काइनेटिक्स। मतलब कि काइनेटिक्स का सिंपल सा मतलब होता है लो टेम्परेचर कह सकते हो आप। यानी हाई टेम्परेचर फेवर किसे करेगा, थर्मोडायनेमिक कंट्रोल के रिएक्शंस को करता है। तो ये डिफरेंस है इन बिटवीन न्यूक्लियोफिलिसिटी वर्सेस बेसिसिटी। एक एग्जांपल मैं दे रहा हूं, फिर रिपीट कर रहा हूं। अगर आपको इक्वेशन याद है तो अच्छी बात है, अगर आपको इक्वेशन आपने पढ़ी ही नहीं, आप बहुत बिगिनर हो और आपके सामने लगता है यार ये इक्वेशन तो मैंने देखी ही नहीं, मैं कैसे समझूं, तो इसका प्रेशर आप नहीं ले रहे हैं। वो प्रेशर हम बाद में लेंगे। अभी एक इक्वेशन मैं आपके सामने और रख रहा हूं न्यूक्लियोफिलिसिटी वर्सेस बेसिसिटी को समझने के लिए। एक एग्जाम्पल में हमने लिखा CH3 CH2 Cl, इस पर रिएक्शन करवाया गया KOH का एक्वस। एक दूसरा इक्वेशन मैं साथ में और ले रहा हूं, CH3 CH2 Cl, KOH का रिएक्शन हो रहा है। इस बारी जो मीडियम है वो अल्कोहल से बनाया गया है और यहां पर हमने लिखा हुआ है हॉट अल्कोहलिक KOH। दोनों में ही हमारे पास OH माइनस है, दोनों के ही पास क्या है, OH माइनस है। K प्लस आप जानते हो इलेक्ट्रोफाइल की तरह नहीं काम करता। अगर दोनों ही OH माइनस हमारे पास है तो यहां पर और यहां पर डिफरेंस ये है कि यहां वाला OH बेस की तरह काम करता है और इसका काम न्यूक्लियोफाइल की तरह होता है। तो एक डिफरेंस जो मैं बताना चाहता हूं वो क्या, कि न्यूक्लियोफाइल जो होता है, क्यों न्यूक्लियोफाइल बना, वो डिटेल बातें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में। अभी सिर्फ एक डिफरेंस लिखना है मुझे। न्यूक्लियोफाइल हमेशा अटैक करता है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर पे। तो न्यूक्लियोफाइल कहां अटैक करता है, हमेशा अटैक करता है इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पर। इसका अटैक हमेशा कहां होगा, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे होगा। लेकिन बेस को क्या करना है, बेस किसकी तरफ अट्रैक्ट होता है, बेस अट्रैक्ट होता है एसिड की तरफ, अपने प्रोटॉन की तरफ। उसे तो H प्लस दिखता है बस। तो ये बेस जो होता है वो बेस यहां पे क्या करता है, तो इस इक्वेशन में ये वाला बेस अट्रैक्ट होता है इस हाइड्रोजन की तरफ। मतलब बेस किसकी तरफ अट्रैक्ट होता है, एसिटिक हाइड्रोजन की तरफ। ये वाले पे क्यों आया, ये वाले पे क्यों नहीं आया, ये सब नहीं समझ रहे हैं। सिर्फ ये समझना है कि दोनों में एक डिफरेंस है। ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे अटैक करता है और ये कहां अटैक करता है,
एसिटिक हाइड्रोजन पे। बाकी नहीं याद होता छोड़ दो, आगे हम फिर से डिस्कस करेंगे इसे। लेकिन जिन्हें मालूम है, जिन्होंने पढ़ा हुआ है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन रिएक्शन, उन्हें ये बात समझ आ जाएगी। इससे बनने वाला प्रोडक्ट कुछ ये बनता था, अल्कोहल, और इससे बनने वाला प्रोडक्ट बनता था एल्कीन। कैसे बना वो अगर आपको पहले से मालूम था तो ठीक है, वरना हम एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन में आपको डिटेल डिस्कस करेंगे। तो ये था न्यूक्लियोफिलिसिटी वर्सेस बेसिसिटी। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ शेयर जरूर कीजिएगा। हाँ, अगर आपको कुछ प्रॉब्लम आ रही हो, आपको नहीं समझ आ रही हो बातें, और अगर आपने पहली और दूसरी क्लासेस नहीं देखी हैं जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, तो हो सकता है परेशान हो रहे हो आप, तो कोशिश कीजिए कि पहली की क्लासेस देख के कंटिन्यू कीजिए। मैंने फिर प्रॉमिस किया हुआ है, मैं उसे कंटिन्यू रखूंगा आपकी क्लासेस को, और सारे कंटेंट यूज़ करूंगा जितने भी एग्जाम के क्वेश्चंस अभी तक बन चुके हैं। हमारे जूम इंस्टीट्यूट के इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन जरूर क्लिक कीजिए कि हम बाकी क्लासेस आप तक डेली पहुंचा सकें। बाकी नेक्स्ट टर्म पे हम आप से कंटिन्यू करेंगे। दैट्स ऑल, थैंक यू।